हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला देखना है आज। फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल: बाय द डिफरेंस ऑफ n यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड n-1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट वी फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब हमने देखा था एडिशनल कॉस्ट। अगर हम 1 यूनिट कम या ज़्यादा करें तो उससे एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे n है ओरिजिनल आउटपुट यानी ओरिजिनल प्रोडक्शन, और n-1 मतलब अगर 1 यूनिट डिक्रीज़ करें तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर n यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट फॉर n यूनिट्स ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट फॉर n-1। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। MCN क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ आउटपुट। TC(n-1) क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बाय पुटिंग वॉल्यूम ऑफ n इज़ इक्वल टू 3, तो n अगर 3 लें, ठीक है, तो एक बार 3 प्रोड्यूस करते हैं, फिर एक बार 2 प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे एडिशनल कॉस्ट क्या आती है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। तो बाय पुटिंग वॉल्यूम ऑफ n इज़ इक्वल टू 3 इन फार्मूला वी गेट MC3। n मतलब क्या, 3, TC3 माइनस TC इंटू ब्रैकेट 3 - 1 ब्रैकेट ओवर, तो TC3 माइनस TC2, जहाँ पे TC3 है 21 और TC2 है 16, तो MC3 क्या होगा, 21 और 16 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। द टेबल शोज़ दैट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द थर्ड यूनिट इज़ द डिफरेंस ऑफ द थर्ड एंड द सेकेंड यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट इज़ 5। तो अगर हम 3 से 2 ही करें, ठीक है, 3 यूनिट पहले प्रोड्यूस करते थे, अब हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि हम कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कॉस्ट होगी एडिशनल। या फिर ऐसा बोले कि पहले हम 2 करते थे, अब हम 3 करेंगे, तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा, 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ठीक है, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता। Therefore, it can be said that marginal cost is the result of change in variable cost. When production decrease from n and goes to n-1, then increase in total variable cost is equal to marginal cost with the change in production of output. Marginal cost is equal to total cost. तो मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं उसी पे निर्भर करता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, ठीक है, और प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम हो जाते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू दी टोटल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पे वो डिपेंड नहीं करता। अब हम टेबल देखेंगे। आउटपुट इन यूनिट्स है 1 2 7, टोटल कॉस्ट क्या है 9 16 21 28 40 54 70। ठीक है, अब हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में खर्चा कितना लगता है, 9 रुपीज़ का। जैसे ही हम 1 से 2 करेंगे यानी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा एडिशनल कॉस्ट क्या होगा, 16 - 9 दैट इज़ 7। वैसे ही हम अगर 3 से 4 करेंगे तो मेरा एडिशनल कॉस्ट क्या होगा, 7। वैसे ही हम 2 से 3 करेंगे तो 21 - 16 तो कितना होगा, 5, ये दोनों के बीच। वैसे ही हम 3 से 4 करेंगे तो 7 होगा। 28 - 21, 4 से 5 करेंगे तो कितना, 12। 5 से 6 करेंगे तो कितना, 14। 6 से 7 करेंगे तो 16। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं होगा, इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होगा, इक्वल टू विद द चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, देन marginal cost is equal to
टोटल कॉस्ट, ठीक है। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज में मार्जिनल कॉस्ट के जैसा ही है तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो, अगर फिक्स कॉस्ट आता है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आएगा, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम नहीं होगा। पर अगर फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही आता है टोटल कॉस्ट में, तो मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम रहता है। देखो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम नहीं है, डिफरेंस है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 16 है, 7 है। कितना मार्जिनल कॉस्ट आएगा, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। यहाँ पे दिखाएंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट। पहले था 9, फिर 7, फिर 5, 7, 12, 14, 16। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा कर्व आता है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे ABCDEFG और इसको नाम दे देंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिखा है पर एक्चुअली प्लॉटिंग किया है मार्जिनल कॉस्ट का। तो ये वाला जो कर्व है वो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये वाला कर्व जो है आपको डायग्राम में आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है। एज शोन इन द डायग्राम, इन द बिगिनिंग मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज एज टोटल एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज इनिशियली। आगे हमने देखा था कि पहले इनिशियली कॉस्ट थोड़ी कम होती है, फिर धीरे धीरे जैसे मशीन ज़्यादा यूज़ होने लगता है उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, तो इस तरह से टोटल कॉस्ट बाद में बढ़ने लगती है। तो पहले डिक्रीज़ होगी, 9 से 7 हो गई, 7 से 5 हो गई, फिर जब हम एक लेवल पे पहुंचते हैं बाद में वो बढ़ने लगती है और फिर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। 5 है, 7 है, फिर 12 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 16 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली वो कम होगी बट आफ्टर सम टाइम देर इज़ इंक्रीज, बिकॉज इनिशियली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट यानी कि रिड्यूसिंग रेट, एंड आफ्टर सम पॉइंट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले बढ़ेगा पर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे मशीन पुराना होता जाएगा, उस पर जंग लगते जाएगा, तो कॉस्ट हमारा बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग रेट पर। ड्यू टू दैट इनिशियली with the increase in production marginal cost decreases and after some point it increases. In the diagram marginal cost curve is like hockey stick की तरह है, ठीक है, till the third unit यानी कि C तक, A B C, यहाँ पे थर्ड यूनिट 1 2 3 मतलब यहाँ तक, ठीक है, marginal cost is decreasing, therefore marginal cost curve has negative slope, ऊपर से नीचे आ रहा है। And after the third unit with the increase in production marginal cost increases, therefore marginal cost curve has positive slope। थर्ड पॉइंट के बाद, थर्ड यूनिट के बाद वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहाँ से ऊपर जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग है, तो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप क्या है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। The relationship between the average cost and the marginal cost holds an important place in the study of production cost. Cost per unit of output is called the average cost, and the marginal cost is the cost increased to produce one extra unit of commodity. Producer in long run decides to continue production when price of commodity is more than the average cost. प्रोड्यूसर कब प्रोड्यूस करेगा, जब उसको सेलिंग प्राइस अच्छी मिलती है, उसको प्रॉफिट होता है, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा सेलिंग प्राइस होती है, एंड इन शॉर्ट रन विल टेक डिसीजन टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो in this way the average cost and the marginal cost play important role in taking a decision about production. Now with the help of table and diagram relationship between average cost and marginal cost will be explained. एक एग्जाम्पल लिया गया है for the production of commodity, that is average cost, marginal cost and total cost of a firm is as shown below. तो आउटपुट है, ये शेड्यूल है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ये वाला है, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट मतलब दिस डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 20 कॉस्ट है, तो 20 डिवाइड बाय 1 किया जाएगा ये फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फिर 35 डिवाइड बाय 2 तो 17.5 आएगा,
45 डिवाइड बाई 3 तो 15 आएगा, 60 डिवाइड बाई 4 तो 15 आएगा, 85 डिवाइड बाई 5 तो 17 आएगा, 115 डिवाइड बाई 6 तो 19.2 आएगा, और 150 डिवाइड बाई 7 तो 21.5 आएगा। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट जो होता है, ठीक है। तो 20 तो यहाँ पे ज़ीरो, कोई खर्चा नहीं है 1 यूनिट में। फिर मैं 1 से 2 करती हूँ तो मेरा 35 हो जाता है, 20 से 35 हो जाता है, तो 35 माइनस 20 दैट इज़ 15। फिर 2 से 3 करती हूँ तो 35 से मेरा 45 हो जाता है, तो 45 माइनस 35 तो 10 रुपीज़ मेरा एडिशनल खर्चा होगा। 4 करती हूँ, 45 से 60 हो जाता है, तो 60 माइनस 45। फिर 4 से 5 करती हूँ तो 60 से 85 हो जाता है, 85 माइनस 60 तो 25 आएगा। फिर 5 से 6 करती हूँ तो 115 हो जाता है, ठीक है। तो 115 माइनस 85 दैट इज़ 30। फिर 6 से 7 करती हूँ तो मेरा 150 हो जाता है, तो 150 माइनस 115 दैट इज़ 35। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट फाइंड करते हैं और इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करते हैं। किस पे से? टोटल कैश कॉस्ट पे से। शॉर्ट टर्म में जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन होता है, क्योंकि तब फिक्स कॉस्ट बढ़ता नहीं है मेरा। और लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में फ़िक्स कॉस्ट भी मेरा बढ़ता है, ठीक है। फ़िक्स कॉस्ट कुछ लेवल तक सेम रहता है, फिर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है डायग्राम, आपको ये वाला डायग्राम भी आपकी बुक में ड्रॉ करना है। एज शोन इन द शेड्यूल, एज आउटपुट इंक्रीजेज इनिशियली द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट बोथ डिक्रीज, ठीक है। स्टार्टिंग में तो डिक्रीज़ होता है, देखो 20, फिर 17.5, 15 यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ, कांस्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह ये 15 फिर 10 हो गया, फिर वापस बढ़ने लगा, यहाँ तक डिक्रीज़ होता है, फिर वापस बढ़ने लगता है। तो पहले क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट ये हो जाता है, फिर वापस बढ़ने लगता है। यहाँ पे क्या है? पहले डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें यही बोला है कि इनिशियली जैसे आउटपुट बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बोथ डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। एट द 4th यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर इक्वल। देखो जब 4 यूनिट्स का आउटपुट होता है तब एवरेज कॉस्ट क्या है? 15, और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है? 15, दोनों सेम है, ठीक है। एंड एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम आफ्टर दैट ड्यू टू द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ इंक्रीज, मतलब मैंने बोला मशीन में जंक लग जाता है तो धीरे धीरे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है। हम मशीन को ओवर यूटिलाइज़ करते हैं, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा आएगी। दिस कैन बी स्टेटेड बाय शेड्यूल एंड डायग्राम एज बिलो। तो हम आगे जो शेड्यूल बनाया उसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। इन डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट यूनिट्स एंड वाई एक्सिस द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर शोन। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज़ ऑल्सो शोन बिलो। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पे लेंगे आउटपुट यूनिट्स। तो देखो आगे हमने देखा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हॉकी स्टिक की तरह आएगा, तो यहाँ पे हॉकी स्टिक की तरह है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो आपका यू शेप का होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का रिलेशनशिप दिखता है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऊपर है, देखो यहाँ पे ऊपर लाइन है, ठीक है, ये ऊपर लाइन है और ये नीचे लाइन है। पॉइंट सी तक ऐसा हो रहा है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है और एवरेज कॉस्ट ऊपर है। फिर क्या होता है? ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट में दोनों सेम है, 15 जो आगे देखा हमने। उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ऊपर चली जाती है और एवरेज कॉस्ट की लाइन नीचे आ जाती है। तो ये स्टेज में क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट।
और जो पॉइंट सी है ना, वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जो आगे हमने देखा 15 है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट जब कम होगी एवरेज कॉस्ट है, तो इनिशियली एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज, देन मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज, बट मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज मोर रैपिडली than the average cost. That is why when marginal cost curve is decreasing, it remains below the average cost curve. स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा मशीन नया होता है और मशीन एफिशिएंट होता है, तो वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन देता है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, रॉ मटेरियल का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज़ होता है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज़ बहुत रैपिडली होता है और एवरेज कॉस्ट कम रेट से डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से। जब मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट 15 जो है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम एट दैट टाइम मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट to the average cost curve from below and marginal cost curve and average cost curve becomes equal, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। फिर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। When marginal cost curve intersects the average cost curve, then both costs start to increase, फिर वापस increase हो जाता है। After this point, increase in marginal cost is more rapid than the increase in average cost curve. Therefore, marginal cost curve is above than the average cost curve in the ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, इसलिए ऊपर चला जाता है और एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे आता है, क्योंकि इसमें फ़िक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट होगा। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट होगा और इसमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट होगा। देखो, इसको हम शेड्यूल पे से भी इंटरप्रेट कर पाएंगे। पहले ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम के लिए कांस्टेंट है, इसलिए वो यू शेप है, ठीक है। फिर इंक्रीज़ होता है, पर इतना पेज नहीं है, दो वैल्यू का ही डिफरेंस है। जबकि अब यहाँ देखोगे तो 15 था, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर वापस इंक्रीज़ हो गया, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों सेम है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर जब वो इंक्रीज़ होगा तो बहुत ही रैपिडली होगा, क्योंकि मशीन पुराना हो गया है, जंक लगेगा, हम मशीन को ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। और तो इसलिए ये यहाँ पे 10, 5, 5 का गैप है, यहाँ पे सिर्फ 2 का गैप है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये बहुत तेज़ी से घटेगा, ठीक है। तो इसलिए देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से ये सब हो रहा है, वरना ये दोनों एकदम बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये एक बार बराबर से समझ लेना। तो अगर कुछ भी समझना है तो मुझे पूछ लेना, और ये दोनों डायग्राम आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, ये रिलेशनशिप समझाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।